नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज की जो हमारी टॉप करंट स्टोरीज हैं, जो टॉप 6 स्टोरीज हम लेते हैं हर सेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टीरक जेल फॉर बोवाइन मास्टिटिस। मास्टिटिस क्या है और ये कैसा जेल है, क्या चीज क्योर करेगा, इसको समझेंगे। साथ ही साथ जानेंगे अडर क्या होता है, राइट, डेयरी कैटल से रिलेटेड है। दूसरा हमारे पास है एडीबी ग्रांट लोन्स फॉर मिजोरम। तो मिजोरम में अर्बन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है कुछ लोन का अनुदान किया, इसको समझेंगे। भारत सरकार के साथ साइन हुआ है। उसके बाद तीसरे पे हम बात करेंगे संकल्प के ऊपर में। संकल्प से जुड़ा हुआ जो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो प्रोग्राम है, उसमें फेज 2 लॉन्च किया गया है, उसको जानेंगे। फिर डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट आ चुकी है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ने बिल्कुल मतलब ऐसी ऐसी बातें कही हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को लेके प्रॉपर उन्होंने काफी बातें कही हैं, उसको समझेंगे। फिर फिफ्थ नंबर पे है एरोमा मिशन, जिसे आप पर्पल रिवोल्यूशन या लेवेंडर रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं। एरोमा मिशन क्या है और किस स्टेट के लिए लॉन्च किया गया। उसके बाद फिर फाइनली हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के ऊपर। 23 अक्टूबर को बेसिकली इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड देन फिर हम बात करेंगे एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। हम यूपीएससी की जो परीक्षा इस बार की हुई है 2021 के, उसके एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार प्यार से हम लोग करते आ रहे हैं। अभी हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे चल रहे हैं और आज के सेशन में जो इतिहास के प्रश्न जो इस बार यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में पूछे गए थे, उसको हम खत्म कर लेंगे। टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे। मैं पूरा आपको उसका पूरा एक तरीके से कैटेगराइज वे में आपको बता दूंगा, एंशिएंट से कितने थे, मिडिवल से कितने थे, मॉडर्न से कितने थे, राइट। बने रहिए दोस्तों, सेशन बहुत मजेदार रहेगा आपके लिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है वो है मास्टीरक जेल फॉर बोवाइन मास्टिटिस। तो हुआ क्या है कि जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, एनआईएफ, बेसिकली जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, राइट। अब जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, एनआईएफ ने, उन्होंने एक पॉली हर्बल मेडिसिन जो है वो डेवलप किया है, जिसका नाम उन्होंने क्या बोला है, मस्तीरक जेल। क्या नाम बोला है दोस्तों, मस्तिष्क जल। ये काम क्या करेगा, जो डेयरी केटल में जो मास्टिटिस की जो बीमारी है उसको ट्रीट करने में ये काम करता है। अब मास्टिटिस क्या है, मास्टिटिस जो है, आप ये समझिए कि जब किसी भी बवाइन को या किसी भी कैटल को जब बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएं, तो उसे हम मास्टिटिस इन्फेक्शंस कहते हैं। उसके तहत क्या होगा, जो उनके मेमोरी ग्लैंड है उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। और पूरे विश्व में ये बीमारी जो है कॉमन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में देखा जा रहा है। दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ अ डिजीज। तो उसके लिए ये लोग एक जेल लेके आए हैं, मास्टिरक जेल, उसके क्योर के लिए लेके आए हैं, राइट। इससे क्या होता है, इससे जो बोवाइन की जो अडर होती है, नाउ व्हाट इज अडर, राइट। अगर आप अडर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, अडर बेसिकली बोवाइन का वो पार्ट होता है जहां पर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो उनकी जो अडर की जो हेल्थ है वो इंप्रूव करता है ये जेल, ऐसा एनआईएफ का कहना है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ जो एंटीबायोटिक्स पर जो डिपेंडेंस है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई पशु मतलब तबेला वगैरह है, उसमें आप ध्यान रखते हैं अपने बोवाइंस वगैरह का, डेयरी कैटल्स वगैरह का। तो कुछ जनरली कुछ हुआ तो फिर आपने एंटीबायोटिक पकड़ा दिया। जैसे कि हम इंसानों में भी ये आदत है कि कुछ भी हुआ तो जाएंगे और किसी भी शॉप से उठा के कुछ भी एंटीबायोटिक उठा के ले आएंगे। तो ऐसा ना हो, एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, उसको भी इस तरीके का जो जेल है वो रिड्यूस करता है। और काफी कोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट टाइप की ये इनोवेशन निकाल के लेके आई है बाय एनआईएफ। अब इसके रीजन क्या है, रीजन देखिए क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हो सकते हैं किसी भी तरीके से हो सकते हैं। उसके रीजंस डिपेंड करते हैं आपके एनवायरमेंटल सिस्टम पे भी, आपके पैथोजेंस पे भी। तो उन सब चीजों पे जो है ये इस वजह से इस तरीके की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देखने को मिलती है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जैसे आपके डेयरी केटल में अगर इस तरीके की इन्फेक्शंस हो गई, फैल गई, तो फिर जो फार्म प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मिल्क की क्वालिटी क्वांटिटी घट जाएगी, क्वालिटी भी घट जाएगी। फिर जो इनकम जनरेटिंग जो एक्टिविटीज है उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो मिल्क है वो पहले से कम अवेलेबल है, उसका कंजम्पशन कम हो गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट इससे पड़ता है। तो दैट्स वाई आपको ध्यान रखना है, मास्टीरक जेल डेवलप्ड बाय अपॉली हर्बल मेडिसिन, डेवलप्ड बाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। अब ये अगर आप चार्ट ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये है हमारे पास होस्ट रिस्क फैक्टर्स, ये वेन डायग्राम है। ग्रीन वाले को आप ध्यान से देखिए, ये सारे होस्ट रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें एज हो गया, स्टेज ऑफ लैक्टेशन हो गया, ब्रीड हो गया, एनाटॉमी ऑफ अडर एंड इम्यूनिटी कैसी है आपके बवाइंस की, आपके डेयरी कैटल की, उस चीज पे हो गया। फिर आप ये नीले वाले वेन डायग्राम में देखेंगे तो पैथोजन रिस्क फैक्टर्स हैं, कि वायरसेस, उसका एक्सपोजर, उसका अधेजन,
उसके इन्वेजन करने की जो क्षमता है, उसके जीनोटिक पोटेंशियल, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR, ठीक है। तो ये आपका इसमें आ गया। अगर आप इसका कॉमन देखेंगे तो होस्ट एंड पैथोजन यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली एनवायरनमेंट और होस्ट यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस में। फिर यही एनवायरनमेंट पैथोजन्स के साथ भी कर रहे हैं डर्टी और क्लीन एनवायरनमेंट में। और इनका अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे तो दिस विल गिव यू मास्टिटिस। आई होप अब आपको क्लियर है मास्टिटिस क्या होता है, आप किसी को समझा पाएंगे, एग्जाम में आया तो आप आराम से क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे, राइट। चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं, दैट इज अनुदान से रिलेटेड बातें। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने भारत सरकार के साथ $4.5 मिलियन का जो है एक प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ये साइन किया है। प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग PRF लोन। किस लिए? ताकि जो मिजोरम में अर्बन मोबिलिटी है उसको सपोर्ट किया जा सके। इससे पहले चेन्नई के साथ हुआ था, मतलब तमिलनाडु के साथ हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ADB के साथ $484 मिलियन का जो है एक लोन साइन किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन तमिलनाडु। तो ये पहले हुआ था। अब इस लोन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए जो एजवाल है, एजवाल जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। किसका? मिजोरम का। मिजोरम का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। अब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत ही अनप्लान्ड वे में है। तो उसकी अर्बन मोबिलिटी को ठीक करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये सारी जो है लोन वगैरह की प्रोसेसिंग की गई है, ताकि इस तरीके के लोन जब लिए जाए तो वहां पे जो अर्बन डेवलपमेंट हो बिल्कुल प्लान्ड और स्ट्रक्चर वे में हो। उसके बाद फिर पॉवर्टी एलिविएशन जो डिपार्टमेंट वगैरह है वो सब वहां पे क्रिएट किए जा सके, काफी एक्टिविटीज वहां पे हो, ठीक। तो इसको देखते हुए जो PRF है, यानी कि जो प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग है, इस प्लान के तहत एक कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी जो है वो आजवाल में डेवलप किया जाएगा, ताकि वहां पे थोड़ी ग्रोथ वगैरह देखी जा सके, डेवलपमेंट वगैरह, इंक्लूसिवनेस थोड़ा सा बढ़े वहां पर। तो इन सब चीजों के लिए ये लोन लिया गया है। आंकड़े वगैरह ध्यान रखेंगे, अगर आप बैंकिंग की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें ये आंकड़े वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो आप आंकड़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ADB की जहां तक बात है तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका गठन 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर में। कितने मेंबर्स हैं? 68 मेंबर्स हैं, जिसमें से 49 कहाँ से हैं? 49 एशिया से हैं। क्या भारत भी इसका मेंबर है? यस। भारत इसके 5 जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स है उसमें आता है। पहले नंबर पे है जापान, US, उसके बाद चाइना, इंडिया और फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 जो है 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं इन ADB। इसका पूरा मतलब उद्देश्य क्या है? जैसे हर बैंक का होता है, रीजनल बैंक का, कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसकी एक रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट, जिसका नाम है ADO, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। क्या नाम है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। ये एक एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट है इनकी, जो ये लोग डेवलप करते हैं। क्लियर? तो दूसरी स्टोरी भी आई होप क्लियर होगी। तीसरी स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज संकल्प। अब संकल्प क्या है? संकल्प एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें मदद किसने की है? इसमें मदद वर्ल्ड बैंक ने की है। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है इस प्रोग्राम को असिस्ट करने के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप यहाँ पे देख सकेंगे इस चार्ट के अंदर में कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MST। तो जनवरी 2018 में इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम संकल्प को लाया गया था। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है? हाल फिलहाल सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो है उसका फेज 2, उसको उन्होंने लॉन्च कर दिया है। कितने सालों के लिए? तो 2 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया। इट इज अ 2 ईयर लॉन्ग फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें क्या होगा कि जो देश के जो नए नए यंग डायनामिक यूथ हैं, आपके और मेरे जैसे, उन लोगों की स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, ग्रास रूट पे उन्हें काम सिखाया जाएगा, ताकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका हम सही सही जो फल है वो काट सकें, राइट। इट सीक्स टू कंबाइन क्लासरूम सेशंस। अब इसमें जो एकेडमिक पार्टनर्स है आप देख सकते हैं, सारे यहाँ पर IIMs यहाँ पर लिस्टेड है, ठीक। तो वो इसमें देखेंगे, उनके जो सेशंस होंगे वो इसमें डाले जाएंगे। काफी मतलब बढ़िया प्लान वगैरह, ताकि जो अभी जो पेंडेमिक के बाद जो एक बैरियर सा दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट रुक गई है, नाउ दिस इज, अगर भारत में भी जो ग्रोथ हो रही है आप उसे जॉबलेस ग्रोथ पूरी तरीके से कह सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो 2019 का डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बता दूं, तो भारत में 2019 में प्री पेंडेमिक में ही 23% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, विच इज वेरी हाईएस्ट। रेड कैटेगरी में था भारत वर्ल्ड बैंक के उसमें। 2020-21 के अभी आंकड़े आने बाकी हैं, ठीक। तो इसको देखते हुए कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक आउटपुट कैसे अच्छी की जाए, रूरल एरियाज में जो है किस तरीके से लोगों की जीवन शैली को बढ़ाया जाए,
उसको देखते हुए आईएम्स वगैरह इसमें एनरोल हुए हैं, मतलब आईएम्स वगैरह इसमें जुड़े हैं। और पूरी की पूरी फोकस जो है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से स्किल बेस्ड वर्कफोर्स तैयार करनी है। वोकल फॉर लोकल का जो हम स्लोगन देते आ रहे हैं उसको बढ़िया करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, राइट। इस तरीके की चीजें इसके अंदर हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी का यहाँ पे कोट भी है बहुत बढ़िया सा, कि अनुभव के माध्यम से प्राप्त ज्ञान किताबी ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये महात्मा गांधी के बोलते हैं, राइट। तो संकल्प आपको ध्यान रखना है। कैसा स्कीम है दोस्तों? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फिर हम बात करते हैं अगली अपनी चौथी स्टोरी के ऊपर पे, दैट इज WMO रिपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के ऊपर आई है। इस रिपोर्ट में जो है कुछ बातें आई हैं। क्या बातें आई हैं? इसमें देखा गया है कि 2018-19 के कंपैरिजन में 2019-20 में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी वो थोड़ी सी बढ़ी है, राइट। द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाज स्लाइटली लोअर देन द, राइट। तो मतलब बढ़ी तो है, लेकिन जैसे बढ़ती आ रही थी ना उसमें गिरावट हुई है। जैसे कि मान लीजिए एनुअली जैसे कि बढ़ रही है, ये सारे बढ़ रहे हैं, और 2018 2019-20 में इतना हो गया, तो बढ़ा तो ये भी, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा लोअर आ गया, ठीक। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें बोला गया है कि 2020 में तकरीबन तकरीबन 5.6% का जो है फॉसिल फ्यूल्स के जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशन है उसमें ड्रॉप देखा गया। अब आप जानते हैं कि ये ड्रॉप क्यों आ रहा है। ये ड्रॉप आ रहा है क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस जो है पेंडेमिक की वजह से लगे थे। साथ ही साथ अगर आप मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन में यही मात्रा इंक्रीज हुई है, राइट। नाइट्रस ऑक्साइड्स में आप बात करेंगे तो उसमें भी यही मात्रा जो है वो क्या हुई है, वो इंक्रीज हुई है। अब आप जानते हैं कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो अर्थ का जो एक नेचुरल इक्विलिब्रियम है ना उसको डिसरप्ट कर रहे हैं, ठीक। उसको क्या कर रहे हैं, उसको डिसरप्ट कर रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन बढ़ा है कौन घटा है, क्योंकि सवाल ऐसे ही बनते हैं, स्टेटमेंट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, राइट। द अदर हाफ इज टेकन बाय द, अब आप देखेंगे कि कार्बन जो डाइऑक्साइड एमिशंस हो रहे हैं उसमें इन्होंने कहा है, रिपोर्ट में कहा गया कि 50% तो देखो भैया ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में एटमॉस्फेयर के अंदर में। बाकी जो 50% है वो ओशियंस और लैंड इकोसिस्टम्स के द्वारा हो रहा है, राइट। तो उन्होंने एक चेतावनी जताई है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस के तो 47% से इंक्रीज हो रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो अकाउंटिंग है वो 80% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक विषय है। और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो एट द एंड ऑफ द सेंचुरी ज्यादा दूर नहीं है कि हम पेरिस जो एग्रीमेंट के जो टारगेट्स थे 1.5 डिग्री से 2 डिग्री के सेल्सियस तक मेंटेन करके रखना, उसको हम क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा। अगर उसको क्रॉस कर जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? देखिए अर्थ का मीन सरफेस टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस, रफली रफली बात कर रहा हूँ। इसमें अगर 2 डिग्री सेल्सियस जो ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत लिया गया है, ठीक, इसमें अगर ये बढ़ गया तो ये कितना हो गया 16 डिग्री सेल्सियस। और ये जैसे ही हो गया तो जितने भी कोस्टल इलाके हैं, वर्ल्ड में बात कर रहा हूं मैं, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे, डूब जाएंगे। अब WMO पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका गठन 1873 में किया गया था। इसकी पहली जो मतलब पहले जो इसका नाम था IMO था, इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, जो कि डील करती है मेट्रोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी में, इन सब चीज़ों में करती है। और इनके जो रिपोर्ट्स आते हैं, एक आता है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट और एक आता है स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों? WMO रिपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड घटा है थोड़ा सा कंपैरिजन में, जबकि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड्स क्या हुआ, बढ़े हैं, ठीक। चलिए, ये थोड़े से चार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि कहाँ 1985 से ये जो रेड लाइन जा रहा है ये पूरा इनका मीन है, यानी ये अपर लोअर का ये मीन है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम इंक्रीजिंग ट्रेंड है इनका। वहीं पे भी अगर आप ये मोल फ्रैक्शन पे है, कार्बन डाइऑक्साइड मोल फ्रैक्शन, ग्रोथ रेट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखिए तो ये भी हमेशा मतलब थोड़ा सा इंक्रीजिंग ही वे में, इंक्रीजिंग उसमें जा रहा है। थोड़ा सा डिप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा अब नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन फिर दोबारा ये राइज करेगा। क्लियर? तो ये था चार्ट, बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छा सा इन्फोग्राफिक है, आपके लिए आराम से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ कुछ आंकड़े हैं, वही आंकड़े मैंने यहाँ पे लिखे थे, 149%, 262%, 123%। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज मीथेन, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर? चलिए अगली स्टोरी पे बात करते हैं। पांचवी स्टोरी है हमारी, दैट इज एरोमा मिशन। तो हाल फिलहाल जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने प्रपोज किया है कि देखो जी हम क्या कर रहे हैं कि हम इंटीग्रेटेड एरोमा डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप वो लेके आने वाले हैं। इंटीग्रेटेड एरोमा डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप किसके लिए? फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ताकि वहां के जो किसान हैं उनकी आय को बेहतर की जा सके।
अब ये जो एरोमा मिशन है इसको हम पर्पल रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर से शुरू हुआ था, राइट। और काफी मतलब बढ़िया सेक्टर है, लुक्रेटिव प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है, किसानों की आय भी बेहतर हुई है, राइट। पहले इससे पहले फ्लोरिकल्चर मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। इसमें जो दूसरा जो पार्टनर है वो है CSIR, राइट। CSIR Aroma mission is envisaged to bring transformative change in the aroma sector through desired interventions in the areas of agriculture, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए कुछ कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है कि जो एरोमेटिक क्रॉप्स हैं जो कि तेल वगैरह के लिए जरूरी होते हैं उनके कल्टीवेशन को, उनकी खेती को प्रमोट करना। दूसरा क्या है कि जो ग्लोबल लीडर्स के साथ मैचअप करना है इंडियन फार्मर्स को, ताकि एरोमा इंडस्ट्री बढ़िया से एकदम बूस्ट कर सके भारत के अंदर में। फिर ये सारा जो प्रॉफिट आएगा, ये सारी जो चीजें होंगी, इससे फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट देना, इस तरीके की पॉलिसीज वगैरह जो है बनाना, राइट। इसका सेकंड फेज जो है वो फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, राइट। CSIR IIIM जम्मू announced Aroma Mission Phase 2 in February 2021 after the success of the first phase। तो ये दूसरा फेज जो है उस पर बात की जा रही है। क्लियर है, एरोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के ऊपर, और आज की हमारी जो है ये फाइनल स्टोरी है। तो 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये दिन क्यों आया, तो एक बिश्केक डिक्लेरेशन हुआ था 12 देशों के बीच में। उसमें बात कही गई थी कि देखो जी, हम स्नो लेपर्ड्स का जो कंजर्वेशन है वो करेंगे, तो उसको देखते हुए कि ये जो डे है वो ऑब्जर्व कर दिया गया। 23 अक्टूबर इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। अब आप जानते हैं स्नो लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पैंथेरा अंसिया। इनका हैबिटाट मोस्टली ये सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। देयर आर ओनली बिटवीन 3920 एंड 6390 स्नो लेपर्ड्स लेफ्ट इन द वाइल्ड। और 12 जो देश हैं इनमें, क्योंकि सेंट्रल एशिया है तो इसमें आप देखेंगे तो ये सारे अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये यहाँ पर आपको 12 देशों में इसके रेंजेस दिखाई देंगे। कंजर्वेशन स्टेटस 2017 से पहले पहले एंडेंजर्ड में था, लेकिन उसके बाद फिर इनकी थोड़ी सी चेंज हुई चीजें, कंजर्वेशन को थोड़ा टाइट किया गया नॉर्म्स वगैरह को, तो अब ये वल्नरेबल जो है स्टेज में आ चुके हैं। भारत में आप जानते ही हैं कि भारत में इनको लेके, इनके कंजर्वेशन को लेके एक क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। और भारत जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, दैट इज ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, GSLP, उसका भी भारत एक पार्ट है। 2013 से भारत उसका एक पार्ट है। और ये जो है, ये जो प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है, ठीक। अब भारत ने क्या किया कि भारत ने इनके कंजर्वेशन के लिए कुछ 3 बड़े बड़े लैंडस्केप्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया है। कौन कौन से, एक तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का रीजन, फिर दूसरा जो है आपका उत्तराखंड का, और तीसरा सिक्किम और अरुणाचल का जो है मतलब लोकेशन, जो बड़े बड़े लार्ज लैंडस्केप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। साथ ही साथ जब ये प्रोजेक्ट आ रहे थे तब स्नो लेपर्ड के 22 ऐसे क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज जो थे वो इनकी लिस्ट में थे कि हमें इन्हें बचाना जरूरी है। किनकी लिस्ट में थे, MOEFCC के, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर है, इंटरनेशनल लेपर्ड डे, ये सब आपको ध्यान रखना है। स्टेटस वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा, मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैप वगैरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर, चलिए। ये बहुत ही अच्छा सा इन्फोग्राफिक है, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा लेकिन आप देख सकते हैं 12 देशों में फाउंड किए जाते हैं और इनकी पूरी चीजें। पैंथेरा अंसिया, तो कितना बढ़िया गुर्राता हुआ नजर आ रहा है, वैसे सामने से गुर्राएगा तो मैं भी भाग जाऊंगा, राइट। चलिए बात करते हैं अब MCQs के ऊपर पे। हमारी हिस्ट्री की MCQs चल रही थी और आज वो खत्म हो जाएगी। हम टोटल 20 क्वेश्चंस इसके पूरे के पूरे कर चुके हैं, तो 2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो उसको भी निपटा लेते हैं। एंशियंट इंडिया से सवाल पूछा गया है, मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भाग वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक। दूसरा, मिताक्षरा सिस्टम, द सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, whereas in the Dayabhag system it is only after the death of the father that sons can claim the right to property। तीसरा आप देखेंगे तो मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली ऑफ अ फैमिली, whereas the Dayabhag system deals with the matters related to the property held by both male and female members of the family। इनमें से कौन सा सही है। अब आप देखेंगे कि मिताक्षरा लॉ और दया भाग लॉ, मिताक्षरा दया भाग से ही समझ में आना, दया भाग यानी दाया भाग, तो ये जो लॉ था ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में जो है वो लागू किया जाता था, और ये जो था ये वेस्टर्न पार्ट में लागू किया जाता था, ठीक। अब ये लॉ तो थे, ये कानून तो थे, ये दीज आर सिविल लॉ, ये कानून थे, ठीक।
लेकिन इसमें कास्ट का कोई भी बैरियर नहीं था, कास्ट की जैसे कोई चीजें इसमें मेंशन नहीं थी। ठीक, तो ये जो वर्ड यहाँ पे आया है कास्ट, ये इसमें मेंशन नहीं था, तो वन तो आपका हो गया गलत। वन गलत होते ही ए उड़ गया और आपका सी उड़ गया। अब दूसरा देख लीजिए, मिताक्षरा सिस्टम में यानी वेस्टर्न पार्ट में जो बेटे थे वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते थे, जब अगर पिताजी जिंदा हैं तो भी प्रॉपर्टी को वो क्लेम कर सकते हैं, जबकि दया भाग में इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द सन्स कैन क्लेम द प्रॉपर्टी। अगर आप थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में घूमे हुए हैं और वहां के अगर आपने लोगों से बातचीत वगैरह कर रखी है, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, तो वहां पर ये जो चीजें हैं ना आपको कॉमन दिखाई देंगी कि पिताजी के बाद ही ये सारा फैसला प्रॉपर्टी का किया जाता था, भाइयों का बंटवारा वगैरह सब, ये सब वहां किया जाता था। तो मेरे हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। और अगर दूसरा सही है तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो हमें दूसरे और तीसरे में से चुनाव करना है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। बी जो है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारे हिसाब से। राइट, चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। इंडियन हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। द निजामत ऑफ मीडिएवल से है क्वेश्चन। द निजामत ऑफ आरकोट एमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। ठीक, अब निजामत ऑफ आरकोट जो है, आप अगर इसको थोड़ा सा समझेंगे, निजाम है ना, निजाम ऑफ आरकोट, ये कार्नेटिक रीजन से रिलेटेड है। किससे? कार्नेटिक रीजन से। और कार्नेटिक रीजन यानी जो आज का मॉडर्न टाइम कर्नाटका है, और उस वक्त तो सब एक ही था, और ये हैदराबाद स्टेट पे डिपेंड करते थे। मतलब वन इज डेफिनेटली डेफिनेटली ट्रू। अगर वन डेफिनेटली ट्रू है तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो वन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन ए। तो दूसरा भी सही है, द मैसूर किंगडम एमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। हम ये सब जानते हैं विजयनगर एम्पायर के बाद ही मैसूर किंगडम आया था। तीसरा आप देखेंगे तो रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय द अहमद शाह दुरानी, जो कि गलत है। राइट, अहमद शाह दुरानी कौन थे? अहमद शाह दुरानी जो थे वो कमांडर थे, किसके कमांडर थे? नादिर शाह के कमांडर थे। और रोहिलखंड की जो टेरिटरीज थी वो ईस्टर्न पार्ट में थी, जो तराई का आपका जो रीजन है उसके थोड़ा नीचे की तरफ आती थी, और इस तरफ जो है अहमद शाह दुरानी आया ही नहीं था। तो तीसरा जो है वो क्या है, बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, 1 एंड 2। क्लियर है दोस्तों? तो ये थे हमारे हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो इस बार की सिविल सर्विस की परीक्षाओं में आए थे। कितने आए थे मैं आपको बता देता हूँ। एंशियंट हिस्ट्री से आपके 7 सवाल थे, मीडिएवल से 5 थे, और मॉडर्न से 8 थे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आप करेंगे तो 20 क्वेश्चंस वर देयर। इसमें मैंने हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों को मिक्स करके आपको बता रहा हूँ। टोटल 20 क्वेश्चंस वर देयर। तो जरूरत किस चीज को है फोकस करने की? मॉडर्न से क्वेश्चन हमेशा इतने रहते ही रहते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि 6 महीने बाद ही आपका प्रीलिम्स वगैरह है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को एकदम बिल्कुल दबा के एकदम पढ़ना शुरू कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री को आपको सवाल 5 से तो ऊपर आपको डेफिनेटली मिलेंगे पेपर के अंदर में, और मॉडर्न हिस्ट्री को आप टारगेट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक, वहीं पे एंशियंट और मीडिएवल में ना ये चीजें स्विच होती रहती हैं, कभी मीडिएवल ज्यादा हो जाता है, कभी एंशियंट। तो अब आप देखेंगे कि ज्यादा का तो नहीं, लेकिन बैलेंस एक चल रहा है। ठीक है, दिस इज अ बैलेंस। तो एंशियंट भी पढ़िए, मीडिएवल भी पढ़िए। एंशियंट में थोड़ा सा दिक्कत ये आती है स्टूडेंट्स को कि वो टाइमलाइन वगैरह याद नहीं रख पाते। तो देखिए उसके लिए तो क्या है कि आपको एमसीक्यूज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और बेहतर ढंग से पढ़ना है तो ये सारे आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इसमें आप एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह है। राइट, पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, इसमें भी आप आइए। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी कराइए, बहुत मजा आएगा आपको डेफिनेटली। सिविल तपस्या का पोर्टल है ये आपके लिए पूरा मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इंडिया का बेस्ट वेबसाइट ये होने जा रहा है, तो आप इसको पूरा पूरा लव एंड सपोर्ट अपना दीजिए। साथ ही साथ हमारे सेशंस को भी दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।